हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्रैंड टूरिज्मो। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 25 साल पहले काजुनोरी यामाउची मोटर स्पोर्ट्स की तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती थी और उनमें से अच्छे ड्राइवर्स को रियल रेस में एक मौका देने के लिए उन्होंने ग्रैंड टूरिज्मो नाम का एक गेम बनवाया था जो बहुत ही रियलिस्टिक रेसिंग गेम सिमुलेटर है। जिसके बाद सीन सीधे 2010 में कार्डिफ सिटी पर शिफ्ट होता है जिसमें यान नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक गेम शॉप में नौकरी करता है और साथ ही में वो रेसिंग गेम ग्रैंड टूरिज्मो को भी घंटों तक खेलता है। असल में बचपन से ये यान की हॉबी है। उसका रूम इस गेम की पूरी सीरीज से भरा हुआ है और उस दिन वो बहुत खुश है क्योंकि उसने हाल ही में एक नया सिमुलेटर स्टीयरिंग व्हील खरीदा है। लेकिन तभी उसके डैड उसको सुबह ग्राउंड पर नहीं आने के लिए चिल्लाते हैं क्योंकि स्टीव जो कार्डिफ सिटी का एक फुटबॉल प्लेयर है वो यान को फुटबॉल में उसका करियर बनाने को बोलते हैं क्योंकि ये उनका उसके लिए एक सपना है। पर यान को तो रेसिंग के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अपने नए स्टीयरिंग व्हील को गेम से अटैच कर अपनी कार को मॉडिफाई करने के बाद रेस करने लगता है जिसमें वो खुद को गेम की एक कार में इमेजिन करता है। डिनर के वक्त उसके डैड उसको अपने लिए फुटबॉल खेलने का फिर से बोलते हैं। साथ ही में उसकी मॉम भी उसको ये सब छोड़कर पढ़ाई करने को बोलती है जिस पर यान उनसे कह देता है कि मुझको सिर्फ रेसिंग ही करनी है क्योंकि ना तो मैं फुटबॉल में अच्छा हूँ और ना ही पढ़ाई में। दूसरी ओर निसान कंपनी का मार्केटियर डैनी जापान के टोक्यो में मौजूद निसान के ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन देने आता है जिसमें वो वहां प्रेजेंट ऑफिशियल्स को बताता है कि उनका गेम रियल कार्स और उनके स्पेयर पार्ट्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में बिल्कुल रियलिस्टिक है और जो भी उनके गेम के 80 मिलियन प्लेयर्स हैं उनमें से उन्हें अच्छे प्लेयर्स के बारे में पता है जिनको रियल वर्ल्ड में एक मौका देकर उन्हें हम प्रोफेशनल प्लेयर बना सकते हैं। और अगर इन प्लेयर्स ने चैंपियनशिप का खिताब जीता तो वो बाकी लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा। इससे गेम को और उनमें मौजूद कार कंपनीज को बहुत प्रॉफिट होगा। उसकी बातों को निसान के ऑफिशियल्स बड़ी ध्यान से सुनते हैं और वो उसकी बातों को एक कंडीशन पर मान जाते हैं कि उसको एक अच्छा मैकेनिक ढूंढना होगा जो उन गेमर्स को ट्रेन कर सके जिससे प्लेयर्स सेफ रहें क्योंकि रियल रेस और गेम की रेस में बहुत फर्क होता है। डैनी अपने एक बहुत पुराने मैकेनिक और रेसर जैक को कॉल करता है जो कापा रेसिंग टीम का प्लेयर निकोलस का मैकेनिक है यानी कि वो उसके पिट क्रू का मेंबर है। डैनी जैक से मिलता है और उसको अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर हम इसमें कामयाब हुए तो ये प्लेयर्स इंटरनेशनली निसान की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि कापा जो है वो एक लैम्बोर्गिनी रेसिंग टीम है। जिसके बाद हम दोबारा से जैक को देखते हैं जो डैनी को बताता है कि रियल लाइफ के रेसिंग ट्रैक पर बहुत खतरा होता है और उसमें गेम की तरह रीसेट बटन भी नहीं होता जिससे प्लेयर्स की जान जाने का बहुत खतरा है। इस पर डैनी उसको समझाने की खूब कोशिश करता है कि हमको एक ऐसे प्लेयर को मौका देना है जो इसके काबिल हो, लेकिन जैक उसकी बातें नहीं मानता और उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। उसी दिन कापा टीम के मेंबर्स एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। डैनी एक्सपीरियंस्ड होने के नाते टीम के बेस्ट प्लेयर निकोलस को एक एडवाइस देता है लेकिन वो उस पर भड़क जाता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। वो उसे बोलता है कि मैं एक मैकेनिक से एडवाइस नहीं लेता, वो सिर्फ टीम लीडर से ही एडवाइस लेगा, जिससे आसपास मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख जैक उसी टाइम टीम से रिजाइन कर वहां से डैनी के पास चला जाता है। अगले दिन यान का बेस्ट फ्रेंड पेरजोल उसको कॉल करके बताता है कि उसको जीटी एकेडमी ने रियल रेस के लिए सिलेक्ट करा है। इतना सुनते ही यान परसोल के गेम स्टेशन पर पहुंच जाता है और जब यान अपनी गेम आईडी खोलता है तो उसमें से डैनी का वीडियो मैसेज निकलता है। वो उसको बताता है कि उसको जीटी टीम ने फास्टेस्ट लैप क्लियर करने पर रियल रेस में एक मौका देने के लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन उससे पहले जीटी एकेडमी उसका वर्चुअली ट्रायल लेगी जिसमें से उसको कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स को डिफीट करना होगा जिसके बाद ही वो रियल रेस कर सकेगा। उस रात को ही वो अपनी गेम प्रैक्टिस करता है जिसमें वो अपनी बनाई हुई ओवरटेक करने की नई ट्रिक लगाकर गेम जीत जाता है। जब वो सोने जाता है तब उसका छोटा भाई कोबी उसको एक पार्टी में चलने को बोलता है। यान चलने से मना कर देता है लेकिन कोबी उसको बताता है कि उसकी क्रश ऑड्री भी वहां पर आ रही है। उसका नाम सुनते ही यान फटाफट पार्टी के लिए अपने डैड की कार चुपके से लेकर निकल जाता है। सब लोग पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जब यान और उसके दोस्त उसके भाई के साथ घर आ रहे होते हैं तभी ओवर स्पीडिंग के कारण उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। अगले दिन यान का कंपटीशन होता है जिसके लिए उसको कैसे भी करके घर पहुंचना होता है। इसीलिए वो अपनी कार को ग्रैंड टूरिज्मो की कार समझकर पुलिस वालों से पीछा छुड़वा लेता है, लेकिन घर आते ही उसको उसके डैड पकड़ लेते हैं और सुबह होते ही
उसके डैड उसे उनके साथ काम पर ले जाते हैं। वहां पर उसके डैड उसको चॉइस देने लगते हैं कि वो गेम छोड़कर या तो उनके साथ काम करे या फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उनकी बात नहीं मानकर वो अपने दोस्त के प्ले स्टेशन पर कंपटीशन के लिए चला जाता है और उसके पहुंचते ही रेस चालू हो जाती है, जहां पर उसको क्वालिफाई करने के लिए यूरोप के बेस्ट प्लेयर्स को डिफीट करना होगा। रेस शुरू होते ही वो लास्ट पोजीशन से धीरे धीरे लास्ट लैप क्लियर करने के पहले सारे प्लेयर्स को ओवरटेक कर फर्स्ट आकर जीटी एकेडमी के लिए क्वालिफाई हो जाता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि बहुत जल्द वो लोग उसको कांटेक्ट कर दूसरे विनर्स के साथ उसको ट्रेन करने के लिए बुलाएंगे। जब यान इस बारे में अपने डैड को बताता है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यान सिर्फ एक गेमर है और रियल रेस में उसकी जान को खतरा है। यान स्टीव को एक फरारी के साथ उसकी फोटो दिखाकर जीटी एकेडमी में जाने के लिए मना लेता है, क्योंकि ये उसका आखिरी चांस है। जिसके बाद सीन जीटी एकेडमी में शिफ्ट होता है, जो इंग्लैंड के सिल्वरस्टोन इलाके में मौजूद है, जहां दुनिया के 10 बेस्ट प्लेयर्स के बीच में रेस होगी, जिसमें से जो फर्स्ट आएगा उसको निसान टीम में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ जैक उनको रेस के लिए ट्रेन करेगा। जैक उनको रेस छोड़कर जाने का मौका भी देता है, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं जाता, जिसके बाद उनकी कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। उनकी प्रैक्टिस गेम की प्रैक्टिस से बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है। जिसके बाद उन लोगों का नकली प्रेस के साथ इंटरव्यू भी होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यान बहुत ही नर्वस फील कर रहा होता है। जैक उन लोगों को बहुत दिनों तक ड्राइविंग की, फिजिकली, मेंटली और फोकस की ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देता है। रेस में सिर्फ 5 लोग ही होंगे और इन 10 लोगों में से जैक को 5 लोगों को उनकी बैड परफॉर्मेंस के कारण निकालना होगा, जिसमें से अब तक 4 लोगों को जैक बाहर भी कर चुका है। जिसके बाद जैक एक एक करके बाकी के लोगों की टेस्टिंग करता है और अब यान की बारी होती है। पर तभी एक प्लेयर को ओवरटेक करने पर एक टर्न पर वो कार के फिसलने के कारण टायर बैरियर से टकरा जाता है और इस वजह से यान प्लेयर लिस्ट के लास्ट में आ जाता है। जिसके बाद जैक यान को काफी समझाने की कोशिश करता है कि ब्रेक में खराबी है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और उसको कहता है कि अगर उसने अपनी गलती नहीं मानी तो वो उसको बाहर कर देगा। लेकिन जब मैकेनिक टीम यान की कार को टेस्ट करती है तो उनको पता चलता है कि यान सही कह रहा था। जिसके बाद जैक यान के पास जाकर उससे पूछता है कि तुमको कैसे पता चला कि कार के ब्रेक में खराबी है, जिस पर यान कहता है कि उसने गेम में घंटों तक कार की मैकेनिक्स को समझा है, जिससे उसे कार के ब्रेक्स की बहुत अच्छी समझ है। यान की गलती नहीं होने के कारण जैक उसको टॉप 5 पोजीशन में डाल देता है और उसे कहता है कि कल तुम लोगों की फाइनल रेस होगी, जिस रेस में 10 लैप्स होंगे। तुम पांचों उसमें कम्पीट करोगे और जो फर्स्ट आएगा वो निसान कंपनी का फाइनल रेसर होगा। अगले दिन इस रेस को देखने निसान के ऑफिशियल्स भी आए होते हैं, जो रेस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लैप में यान 2 कार को ओवरटेक कर 3rd पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन 7th लैप तक भी वो 3rd पोजीशन पर ही रहता है। 2nd पोजीशन पर आने के लिए उसको एंटोनियो को ओवरटेक करना होगा। यान उसको भी आसानी से ओवरटेक कर लेता है और अब सिर्फ वो और मैटी ही बचे हैं। यान लास्ट लैप तक उसको ओवरटेक करने की खूब कोशिश करता है, जिससे दोनों के बीच बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा होता है। लैप कंप्लीट होने के जस्ट पहले कॉर्नर पर ही यान मैटी के पैरेलल आ जाता है और दोनों साथ में लास्ट लैप को कंप्लीट करते हैं, जिससे ऑफिशियल्स पता नहीं लगा पा रहे थे कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है। इसीलिए जैक और डैनी स्लो मोशन में रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं, जिसमें यान कुछ सेंटीमीटर्स पहले आकर रेस जीत चुका है। डैनी जैक को साइड में ले जाता है और उससे कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यान बहुत नर्वस था, जिससे वो निसान को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो मैटी को विनर बनाने को बोलता है, पर जैक के लिए तो विनर यान ही है। इसीलिए वो सबको अनाउंस कर देता है कि यान इज द विनर। अपनी जीत की न्यूज देने के लिए यान अपने घर पर कॉल करता है, जहां पर उसकी मॉम उसका फोन उठाती है। उसकी मॉम कहती है कि उसके डैड उसके भाई का फुटबॉल मैच देखने गए हैं, इसीलिए वो जब फ्री हो जाएंगे तो उसके बारे में उनको बता देगी। फिर यान जैक और डैनी के साथ ऑस्ट्रिया के लिए FIA लाइसेंस लेने के लिए निकल जाता है, क्योंकि निसान यान को हायर करने के लिए मान तो जाता है, लेकिन उसके लिए उन्हें FIA लाइसेंस की जरूरत है, जिसको पाने के लिए उसको रेस करनी पड़ेगी, जिसमें उसे प्रोफेशनल प्लेयर्स को पीछे कर 7 में से एक रेस में कम से कम 4th पोजीशन पर आना होगा। जैक उसको बताता है कि यान को और ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि उसका स्टैमिना और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत वीक हैं। जैक के सोने के बाद डैनी यान को बताता है कि पहले के समय जैक अमेरिका का एक बहुत ही प्रोफेशनल रेसर था, लेकिन उसने किसी अनजान रीजन के कारण रेसिंग छोड़ दी। जिसके बाद वो लोग ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं, जहां कंपटीशन का पहला दिन चल रहा होता है। रेस के पहले यान अपने माइंड को शांत करने के लिए कुछ म्यूजिक सुन रहा होता है,
तभी उसके पीछे जैक आता है जो उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम रेस को जीत सकते हो। फाइनली रेस स्टार्ट हो जाती है और उस समय जैक यान को बताता है कि इस रेस में सिर्फ 2 ही अच्छे प्लेयर्स हैं, जिसमें कापा टीम से निकलस और ऑडी टीम से शोलेन, जिनसे उसको आगे निकलना है। रेस के फर्स्ट लैप में यान 8th पोजीशन पर होता है। तभी उसके साथ चल रही फेरारी कार से स्मोक निकलने लगता है, जिस पर जैक यान से कहता है कि वो सिर्फ अपनी रेस पर फोकस करे। रेस ट्रैक पर कार्स का एक्सप्लोड होना बहुत आम बात है। 20th लैप में यान की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसे वो जब फ्यूल भराने के लिए पिट में जाता है तो वहाँ पर मौजूद पिट क्रू वाले उसको चिढ़ाते हैं कि तुम तो बस एक गेमर हो, यानी कि तुम एक सिम रेसर हो, जिससे तुम रियल रेस नहीं जीत सकते। यान ये सब पहले से जानता है क्योंकि इस बारे में उसे जैक ने पहले ही बता दिया था कि वहाँ के पिट क्रू मेंबर्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक उसको निसान ने हायर करा ही नहीं है। जिसके बाद यान 13th प्लेस से सबको ओवरटेक करता हुआ 5th प्लेस तक पहुंच जाता है और अब सिर्फ उसको एक कार को और ओवरटेक करना होगा, जिसके बाद उसको लाइसेंस मिल जाएगा। और लास्ट लैप कंप्लीट होने से पहले ही यान निकलस को ओवरटेक कर लेता है, लेकिन निकलस उसकी कार को पीछे से ठोक देता है, जिससे यान अपना कंट्रोल खो बैठता है। इससे यान सबसे लास्ट 23rd पोजीशन पर आकर रेस को कंप्लीट करता है। रेस के बाद जैक यान को अच्छा परफॉर्म करने के लिए शाबाशी देता है। वो कहता है कि उसके पास अभी भी 6 और मौके हैं और उनमें से किसी एक रेस को जीतकर वो अपना FIA लाइसेंस ले जा सकता है। जिसके बाद यान जर्मनी, टर्की, इटली और स्पेन में होने वाली रेसेस में भी वो 4th पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता, जिसमें एक रेस में उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिस कारण से वो फिर से हार जाता है। अब अगली और लास्ट रेस दुबई में होनी है, जो उसका सपना पूरा करने का सिर्फ एक लास्ट चांस है, जहां पर निकलस का मीडिया से इंटरव्यू होता है, जिसमें वो यान को रेस छोड़कर घर जाने को बोलता है। रेस स्टार्ट होते ही निकलस यान को हराने के लिए उसकी कार को फिर से ठोकता है, जिस वजह से उसका साइड मिरर टूट जाता है। जैक उससे कहता है कि उसका गोल सिर्फ 4th पोजीशन तक पहुंचना है, जिससे उसे अपना लाइसेंस मिल जाएगा। जब यान फिर से निकलस को ओवरटेक करने लगता है तो साइड में से शूलिन आकर उसे खुद के और निकलस के बीच दबा देता है, पर अब यान को सिर्फ अपना गोल ही दिख रहा है, इसीलिए वो अपनी ओवरटेक करने की ट्रिक लगाता है, जिससे वो शूलिन और निकलस दोनों को ओवरटेक कर लेता है। निकलस यान को ओवरटेक करने के लिए इतना पागल हो चुका होता है कि वो एक दूसरी कार से खुद का एक्सीडेंट करवाकर रेस से बाहर हो जाता है। यान पिट स्टॉप पर अपनी कार की कंडीशन चेक करवाकर फाइनल लैप के लिए रेडी हो जाता है, जिसमें अब शूलिन उसको ओवरटेक करने के पीछे पड़ जाता है। जैक यान को गाइड कर रहा होता है कि अब उसको सिर्फ 4th पोजीशन मेंटेन रखनी होगी, पर शोलिन उसको ओवरटेक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ यान पूरी तरह से शांत रहता है, जिससे वो रेस को 4th पोजीशन पर कंप्लीट कर अपना FIA लाइसेंस अचीव कर लेता है। जहाँ रेस के बाद यान निकलस पर टूट पड़ता है और उससे कहता है कि अगली बार ये बचकानी हरकत ना करे, जिससे उन दोनों की जान मुश्किल में आ जाए। अब डिनर के वक्त जैक यान से कुछ अपनी पुरानी टाइम की बातें करने लगता है, जब वो रेसर था। यान उससे उसके फेवरेट रेस ट्रैक के बारे में पूछता है। जैक उसे बोलता है कि मेरा फेवरेट सर्किट लेमान है, जिस पर अगर कोई जीत भी जाता है तो उसको सालों तक याद रखा जाता है, जिसको सिर्फ देखकर ही रेसर्स में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। बात करते हुए उनके पास 2 लेडीज आती हैं, जो यान से उसका ऑटोग्राफ मांगते हुए उसके साथ सेल्फी लेने लगती हैं। जैक के कहने पर यान अपनी क्रश ऑड्री को टोक्यो में निसान का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देखने के लिए बुलाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ग्रैंड टूरिज्मो का क्रिएटर यान को शाबाशी देते हुए सबको स्पीच देता है। साइन करते ही यान का सपना पूरा हो जाता है, जिसके बाद यान ऑड्रे के साथ टोक्यो में घूमने निकल जाता है, जहां वो अपने बचपन से जाना चाहता था। इसके कुछ समय बाद ही यान अपनी नेक्स्ट रेस के लिए जर्मनी निकल जाता है, जहां पर उसको बहुत ही खतरनाक रेस ट्रैक पर कार चलानी होगी। रेस के पहले वो जैक को एक गिफ्ट देता है, जिसे उसे रेस जीतने के बाद वो खोलने को बोलता है, और हमेशा की तरह वो रेस के पहले अपना फेवरेट म्यूजिक भी सुनता है। थोड़ी देर बाद ही रेस स्टार्ट हो जाती है, जिसको यान की फैमिली अपने घर से ही देख रही होती है, और थोड़े ही समय में यान निकलस के साथ बाकी सबको ओवरटेक करते हुए 6th लैप में ही 5th पोजीशन से 2nd पोजीशन पर आ जाता है। यान 1st पोजीशन पर फरारी को ओवरटेक करने के लिए बहुत ही उतावला हो जाता है, पर रेस ट्रैक के एक कॉर्नर को बहुत तेजी से पार करने के बाद एक इंक्लाइंड पाथ पर बहुत तेजी से गुजरता है, जिससे उसकी कार का हवा में उड़ते हुए
बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। जैक, डैनी, उनकी टीम और यान के पेरेंट्स उसके एक्सीडेंट से बहुत घबरा जाते हैं, जिसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर से यान को रेस्क्यू करते हुए अस्पताल ले जाया जाता है। जिसके बाद जब यान की आंखें खुलती है तो जैक और डैनी उसको शांत रहने को बोलते हैं, क्योंकि वो उनसे बार बार पूछ रहा था कि क्या मेरी वजह से कोई मरा तो नहीं। उसके बार बार पूछने पर जैक उसको बता देता है कि इस हादसे में एक आदमी की जान चली गई है जो वहीं पास से रेस देख रहा था। और इतना सुनते ही यान काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से किसी मासूम की जान चली गई है। जिस पर डैनी कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस स्पॉट पर उसका एक्सीडेंट हुआ उसको एयरफील्ड कहते हैं, क्योंकि वहां पर ऊंचाई और हवा ज्यादा होने की वजह से पहले भी बहुत सारी कार्स का हवा में उड़ जाने के कारण एक्सीडेंट हो चुका है। खुद को शांत रखने के लिए यान डैनी और जैक को बाहर जाने को बोल देता है। डैनी निसान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरे हुए आदमी की फैमिली से माफी मांगता है, जिसके बाद रेसिंग कमेटी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है ताकि अगली बार ऐसा इंसिडेंट कभी ना हो। यान की मॉम भी उसको बोलती है कि इस हादसे में उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। दूसरी ओर जब जैक यान का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है तो उसमें से एक नया म्यूजिक प्लेयर निकलता है। यान को मालूम होता है कि जैक एक पुराना म्यूजिक प्लेयर यूज कर रहा है। जिसके थोड़े दिन बाद जब यान की हेल्थ नॉर्मल हो जाती है तब जैक उसको उसी स्पॉट पर लेकर जाता है जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर वो उसे उसकी रेसिंग छोड़ने का कारण बताता है। वो बताता है कि जब जैक ले मांस ट्रैक पर रेस कर रहा था तब उसी की तरह उसका भी एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 3 बार रोल होने के बाद उसकी कार में आग लग गई थी, जिससे उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन एक्सीडेंट के सदमे की वजह से उसने रेस करने का कॉन्फिडेंस ही खो दिया था, जिसके बाद उसने कभी भी रेसिंग नहीं की। जैक उसको ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिस सदमे से वो गुजरा है वैसे ही यान भी गुजरे। जिसके बाद जैक यान को कार की चाबी देता है ताकि वो अपनी रेस को कंप्लीट करे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस दिन शाम को एक होटल में यान, डैनी और जैक मिलते हैं। उनके लिए 2 खबर होती हैं, जिसमें डैनी बताता है कि अच्छी खबर यह है कि रेसिंग कमीशन ने बताया है कि इस एक्सीडेंट में यान की कोई भी गलती नहीं थी, जबकि दूसरी बुरी खबर यह है कि कापा टीम के प्लेयर निकलस ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने यान का FIA लाइसेंस रद्द करने की मांग की है और एक कैंपेन चलाया है जिसमें रियल रेस में गेम के प्लेयर्स को मौका नहीं देना चाहिए। और इस कैंपेन में दूसरी टीम भी हिस्सा ले रही है, जिस वजह से सारी टीम्स ने साथ मिलकर निसान टीम पर केस कर दिया है। निसान तो इस केस को डिसमिस करना चाहता है, पर इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए डैनी एक सुझाव देता है कि अब अगली रेस जो ले मांस 24 आवर्स ट्रैक पर होगी उसमें उन्हें 3rd प्लेस पर रेस कंप्लीट कर खुद को एक अच्छी टीम साबित करना होगा। इस रेस में हर टीम को अपने 3 प्लेयर्स रखने होंगे जो एक ही कार से 24 आवर्स रेस करेंगे, जो एक तरह की कार की रिले रेस होगी। डैनी और जैक यान को बताते हैं कि ले मांस कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है, क्योंकि वहां पर कार्स और उनके रेसर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को चेक करती है। उस ट्रैक पर कार कंपनीज की कार और उनके इंजन्स की कड़ी परीक्षा होगी। साथ ही में डैनी यान को ये भी बताता है कि उसके साथ के बाकी 2 रेसर्स मैटी और एंटोनियो हैं। ये वही रेसर्स हैं जिनको हराकर यान ने निसान कंपनी में एंट्री मारी थी। अगले दिन डैनी मैटी और एंटोनियो को फ्रांस में बुला लेता है, जिसके बाद डैनी तीनों रेसर्स यान, मैटी और एंटोनियो को उनकी नई चमकती हुई कार दिखाता है जो हल्की और बहुत फास्ट कार है, जिससे ये तीनों रेसर्स रिले रेस करेंगे। अब कुछ ही दिनों में 24 आवर्स रेस यानी कि ले मांस ट्रैक पर रेस का दिन भी आ जाता है, जिसको देखने वहां पर लाखों लोग आए हुए हैं। उधर जब यान अपने टीम रूम में रेस के लिए तैयार हो रहा होता है तभी वो देखकर शॉक रह जाता है कि आखिरकार उसके डैड उससे मिलने आ ही गए। स्टीव यान को गले लगाकर उससे माफी मांगता है क्योंकि वो उसे सही समय पर सपोर्ट नहीं कर पाया है। उसे उस पर बहुत नाज है। जिसके बाद स्टीव यान के हेलमेट पर उसकी फुटबॉल टीम का बैच चिपका देता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद तीनों रेसर्स को जैक आकर बताता है कि रेस दिन में 3 बजे स्टार्ट होगी और अगले दिन उसी समय खत्म होगी और हम हर 3 घंटे में रेसर को चेंज करेंगे। यान की गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त और उसकी पूरी फैमिली उसको यहाँ पर सपोर्ट करने आई है और कुछ ही समय में 3 बज जाते हैं और ले मांस ट्रैक पर 24 आवर रेस चालू हो जाती है। रेस के शुरू होते ही यान एक एक कर सारी कार्स को ओवरटेक कर देता है,
जिसके बाद वो स्टूलन की फरारी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। तभी यान के सामने ही एक कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको देखकर उसे अपने साथ हुए एक्सीडेंट की याद आ जाती है, जिससे उसका फोकस रेस से हट जाता है और कुछ ही समय में पीछे आ रही कार्स उसको ओवरटेक कर देती है, जिससे उसकी पोजीशन 5th से सीधा 10th पोजीशन तक पहुंच जाती है। जैक यान से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यान का पूरा फोकस ही चला गया है, जिससे जैक को एक आइडिया सूझता है। वो यान का फेवरेट क्लासिकल म्यूजिक चला देता है ताकि वो रेस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके, जिससे यान जैक से बात करने लगता है। जैक उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डरे हुए हो, लेकिन अगर तुम ये रेस जीत गए तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल रेसर है। इतना सुनते ही यान होश में आ जाता है और सबको ओवरटेक करने लगता है। साथ ही में वो हर 3 घंटे में मैटी और एंटोनियो के साथ अपनी शिफ्ट भी चेंज करता है ताकि वो अपनी बॉडी को फिर से रिचार्ज कर अपना सपना जीत सके। रेस के 9th आवर में यान फिर से आता है, लेकिन उसी दिन सारे रेसर्स को एक भयानक बारिश का सामना करना होता है जो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। और 19th आवर में निसान की टीम अब 4th पोजीशन पर होती है और अब 4 घंटे और सरवाइव करने के बाद यान एक प्रोफेशनल रेसर बन जाएगा। लेकिन पिट स्टॉप पर जब यान एंटोनियो से कार ले रहा होता है, तभी उनके एक मैकेनिक से कार में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिससे निसान की टीम 4th पोजीशन से सीधा 9वीं पोजीशन पर आ जाती है। लेकिन यान के लिए ये बहुत आसान होता है क्योंकि वो अपनी ओवरटेक करने की ट्रिक से सबको ओवरटेक कर 9th से वापस 4th पोजीशन पर पहुंच जाता है। आखिर में रेस के लास्ट लैप में यान को 3rd प्लेस पर निकोलस को ओवरटेक करना था ताकि वो टॉप 3 में आकर दुनिया को ये प्रूव कर सके कि ग्रैंड टूरिज्मो गेम के प्लेयर्स रियल रेसिंग प्लेयर्स से भी अच्छी रेस कर सकते हैं। लैप खत्म होने से ठीक लास्ट कॉर्नर पर यान निकोलस को ओवरटेक करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा देता है और लैप खत्म होने के पहले ही निकोलस को हराकर और 3rd पोजीशन पर आकर यान और उसकी टीम ने दुनिया को प्रूव कर दिया होता है कि गेम के प्लेयर्स भी अच्छा खेल सकते हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट से वहां पर मौजूद सारे लोग निसान टीम को बधाइयां देने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर 3rd पोजीशन पर आने की खुशी में ये तीनों प्लेयर्स अपनी खुशी मनाने लगते हैं, जिसके साथ इस मूवी के आखिरी सीन में हमें यान की रियल फोटो भी दिखाई जाती है। यान ले मांस ट्रैक पर रेस जीतने के बाद अब अपनी जिंदगी की यात्रा एक अच्छे प्रोफेशनल रेसर बनकर कंटिन्यू करेगा। इस फिल्म में ओरिजिनल यान ने अपने खुद के ही स्टंट्स परफॉर्म करे हैं और वो जब भी रेस करता है उसके पहले वो क्लासिकल म्यूजिक जरूर सुनता है, जिसके बाद यान की ही एक मोटिवेशनल लाइन इफ इट डजंट वर्क आई जस्ट रीसेट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी काफी इंस्पायरिंग है जो हमें पूरी डेडिकेशन, मेहनत और डिसिप्लिन से अपने गोल तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आपको पसंद आई होगी।